गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें और जीवन में उत्तरोत्तर आगे प्रगति करें। आप खुश रहें। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो फिजिकल केमिस्ट्री बुक चलती है केमिस्ट्री की, उसमें जो यूनिट सेकंड है गैस, उसमें एक इक्वेशन है वान डेर वाल्स गैस समीकरण, उसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने जो आदर्श गैस समीकरण था उसके अंदर जो डेविएशन हो रहा था, गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है, वो हमने देखा था। और मैंने एमोगेट कर्व्स थे, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, उन सब की चर्चा की थी। तो जो आदर्श गैस वाली स्थिति है वह उच्च ताप व बहुत निम्न दाब पर ही गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती है। जब दाब बढ़ाया जाता है उस स्थिति में, वह ताप घटाया जाता है उस स्थिति में गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। तो इन परिस्थितियों में जो आदर्श गैस समीकरण है वह डेविएशन शो करने लग जाता है। तो आगे एक नए समीकरण की आवश्यकता हुई जो वास्तविक गैसों पर लागू हो सके। तो इसके लिए वान डेर वाल्स ने 1873 में एक समीकरण दिया जो वास्तविक गैसों पर लागू होता है, जिसे वान डेर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वान डेर वाल्स समीकरण। और इस कार्य के लिए जो वान डेर वाल्स को 1910 में नोबेल प्राइज मिला था। तो जो वान डेर वाल्स गैस समीकरण स्टार्ट करें, उसको डेरिवेशन करना स्टार्ट करें, उससे पहले हमें जो आदर्श गैस वाली जो कंडीशंस हैं वो वापस से देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि जो दो पॉइंट्स थे, जो गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार जो आदर्श गैसें होती हैं उसके गैस के अणु का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा जो पॉइंट है कि जब दाब बढ़ाया जाता, जो गैस है, आदर्श गैस के जो अणु हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से इनके मध्य आकर्षण बल नहीं होते। कहने का मतलब जो आदर्श गैस के अणु हैं उनके मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण नहीं है। तो ये जो दो कंडीशन है उन्हीं को हम सोचते हुए जो वान डेर वाल्स ने इन दोनों कंडीशंस के लिए अलग अलग पद काम लिए। एक तो कौन सा, जैसे पहला जो संशोधन इन्होंने किया, दाब संशोधन, जो प्रेशर करेक्शन है आकर्षण बलों के लिए, कि जो गैसों का अणुगति सिद्धांत कहता है कि जो आदर्श गैसें होती हैं उनके अणुओं के मध्य कोई आकर्षण नहीं होता, लेकिन उसमें आगे इन्होंने संशोधन किया कि जिसे हम प्रेशर करेक्शन के रूप में देखेंगे। और एक जो चेंज किया इन्होंने, वॉल्यूम करेक्शन, आयतन संशोधन। जो मैंने पहला वाला पॉइंट बोला था कि गैस के अणु का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, ये किसने, गैसों के अणुगति सिद्धांत से हमने पढ़ा था, जो आदर्श गैस वाली स्थिति में लागू हो रहा था। तो जो वान डेर वाल्स ने ये दो करेक्शन करके किसमें, आदर्श गैस समीकरण में, और एक नई समीकरण दी जिसे हम वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन कहते हैं, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। तो इसे हम आदर्श वान डेर वाल्स गैस समीकरण कहते हैं जो वास्तविक गैसों पर लागू होती है। अब हम जो ये डेरिवेशन है, ये इक्वेशन कैसे निकलती है,
और इसको हम आगे हम देखते हैं। तो जो पहला है, जो वान डर वाल्स ने आयतन संशोधन किया, कि वान डर वाल ने क्या किया कि जो बताया उससे पहले हम देखें कि आदर्श गैस की जो कुल आयतन होता है अणु का, गैस का कुल आयतन होता है, उसकी तुलना में जो आदर्श गैस का एक अणु है उसका आयतन नगण्य होता है। तो इस स्थिति में जो आदर्श गैस के जो अणु है उनके लिए जो स्वतंत्र विचरण, जो फ्री मूवमेंट के लिए जो क्या है, जो वॉल्यूम V अवेलेबल है, तो पूरा पूरा आयतन इनके लिए स्वतंत्र विचरण के लिए अवेलेबल है। क्योंकि आयतन तो हमने क्या मान लिया, आयतन आदर्श गैस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग नगण्य हो गया एक अणु का। तो उस स्थिति में जो इसका वॉल्यूम है जो गैस का, वो जो अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन जो कंडीशन कौन सी, वास्तविक गैस वाली स्थिति में जो गैस के अणु का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते। क्योंकि इस स्थिति में, या मान लें वास्तविक गैस वाली कंडीशन की बात करें, भाई गैस का जब दाब बढ़ाया जाता है तो गैस के अणु पास पास आते हैं, तो उस स्थिति में गैस के अणु के आयतन को कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते। अब क्या है कि नगण्य नहीं मान सकते, तो जो गैस के अणु हैं वो भी कुछ स्थान घेरते हैं, कुछ आयतन को घेरते हैं। तो अतः वास्तविक गैसों के अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए स्थान V न होकर उससे थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। थोड़ा सा कम क्यों होगा, क्योंकि गैस के अणुओं ने कुछ स्थान घेर रखा है जो वर्जित आयतन के रूप में है। यह कम होने वाला आयतन B, स्मॉल b, जिसे हम बोलेंगे वर्जित आयतन या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, तथा यह वह वास्तविक आयतन है जिसे गैस के अणुओं ने घेर रखा है। तो जो पहली वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कि भाई आदर्श गैस वाली स्थिति में जो गैस के अणु का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य है, तो उस स्थिति में जो टोटल वॉल्यूम है वह फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल है। लेकिन जो वास्तविक गैस वाली स्थिति है उसमें गैस के अणुओं ने कुछ स्थान घेर रखा है, तो जो टोटल वॉल्यूम V है वह फ्रीली अवेलेबल ना होकर थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। तो मान लो कि जैसे प्रति मोल जो वर्जित आयतन है B, और N मोल के लिए क्या हो गया, ये NB। तो अतः अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन VI आइडियल होगा। तो VI बराबर क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से जो वर्जित आयतन है जिसको अणुओं ने घेर रखा है उसे हम घटा देंगे। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, स्वतंत्र विचरण के लिए जो आयतन है, जो आइडियल वॉल्यूम है, वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब देखो ये VI बराबर V माइनस NB, तो जो वर्जित आयतन है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, उसकी हम गणना कर सकते हैं। कि मान लो कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए आप कि एक युग्म लिया है, एक कपल है, तो ये जैसे A अणु है और ये B, और ये यहाँ से ज्यादा और नजदीक नहीं आ सकते। और इन्होंने क्या है कि ये जैसे ये है जो ये छायांकित क्षेत्र है, यहाँ पर ये दो अणु ही रह सकते हैं। तो या कहें कि ये दोनों अणुओं के लिए क्या है, वर्जित आयतन है, अर्थात यहाँ इस आयतन को इन्होंने घेर रखा है। तो जैसे देखें कि तो दूसरे अणु यहाँ पर आ नहीं सकते, इसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए आप, वह स्थान जिसमें केवल दो अणु रह सकते हैं या दोनों अणुओं के लिए वर्जित आयतन ये मान लिया। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के जैसे बात करें कि ये जो वर्जित आयतन है उसकी बात करें, उसमें क्या है, सिग्मा इसका व्यास हो गया, डायमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छायांकित स्थान है यह क्या है, वर्जित आयतन है जो फ्री अवेलेबल नहीं है। अब हम देखें कि जैसे गैस के अणु को हम दृढ़ गोले की तरह मानते हैं, क्या मान रहे हैं हम, रिजिड स्फीयर की तरह मान रहे हैं। और रिजिड स्फीयर का जो डायमीटर है क्या है, सिग्मा। सिग्मा डायमीटर इसका मानते हुए हम B का आयतन आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं। तो अब देखिए अणुओं के एक युग्म के लिए वर्जित आयतन क्या था, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। इसलिए अब जैसे ये किसके लिए हो गया, पेयर के लिए देखा था हमने, तो एक अणु के लिए वर्जित आयतन क्या, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो 1/2 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4/6 पाई सिग्मा क्यूब हमारे पास निकल कर आएगा। तो अब क्या है कि एक अणु का जो वास्तविक आयतन है
वास्तविक आयतन क्या होगा 4/3 पाई सिग्मा क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, त्रिज्या सिग्मा अपॉन 2 क्यूब ये होगा। तो ये हमारे पास आ गया 1/6 पाई सिग्मा क्यूब। इसका जो एक्चुअल जो वॉल्यूम है, जो वास्तविक आयतन है, वो निकल कर आ गया एक अणु का। तो अब एक अणु का वर्जित आयतन क्या है, ये इसका 4 गुना है। किसके, अणु के वास्तविक आयतन का क्या होता है, ये 4 गुना होता है। तो यहां पर हमारे पास 4 × 1/6 पाई सिग्मा क्यूब। तो ये हमारे पास इसका वर्जित आयतन बी निकल कर आ गया। इसलिए 1 मोल गैस अणु का वर्जित आयतन कितना होगा भाई, 1 मोल में कितने होते हैं गैस के अणु, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो जो बी का मान हमारा बी निकल कर आएगा 4n 1/6 पाई सिग्मा क्यूब। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे किसी गैस के अणु का अगर रेडियस दे रखा है तो उसके आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। उस गैस के लिए जो अणु का जो वर्जित आयतन है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख लिया हमने। अब हम देखते हैं जो दूसरा जो करेक्शन था, क्या था, दाब संशोधन, वॉल्यूम करेक्शन। तो अब देखिए कि दाब करेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो आदर्श गैस वाली स्थिति है उसमें क्या है, अणु दूर दूर होते हैं तो उनके मध्य कोई आकर्षण नहीं होता। लेकिन जब जैसे आदर्श गैस वाली स्थिति कौन सी है, उच्च ताप व निम्न दाब पर। लेकिन जब दाब बढ़ाते हैं या ताप घटाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, आयतन घटता है। आयतन घटता है तो अणु क्या होते हैं, पास पास आते हैं। अब जब गैस के अणु पास पास आएंगे तो उनके मध्य आकर्षण बल स्थापित हो जाते हैं। इसको हम दाब संशोधन की तरह रूप में वान डर वाल्स ने एक्सप्लेन करने की किया है, जिसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि जो आकर्षण बल है उसको समझने के लिए हमने माना कि एक कंटेनर है, एक पात्र है जिसमें कोई गैस भरी हुई है। तो इस गैस में देखिए आप, यहाँ पर एक कंडीशन है, मैंने 2 अणु दिखा रखे हैं। एक अणु बिल्कुल मध्य में है और एक अणु दीवार के पास में है। जो अणु मध्य में है तो वो क्या है, चारों तरफ से समान रूप से आकर्षित है। तो नेट जो आकर्षण बल क्या हो गया, शून्य हो गया। तो रिजल्टेंट क्या हो गया यहाँ पर, शून्य, क्योंकि ये चारों तरफ से समान रूप से आकर्षित है। एक जो गैस का अणु है जो दीवार की तरफ है, तो यहाँ पर ये पीछे की तरफ आकर्षण महसूस करता है। तो जो गैस का दाब क्या होता है कि भाई प्रति सेकंड जो गैस की जो पात्र की दीवार है उस पर जो अणुओं की जो प्रति इकाई आयतन में जो टकराने वाले अणुओं की संख्या होती है, वो किस स्पीड से टकरा रहे हैं उसके अनुसार उसका दाब जनरेट होता है। तो मान लो कि जैसे आकर्षण बल नहीं है तो उस स्थिति में जो गैस का अणु बी है जिस स्पीड से टकराना चाहिए उस स्पीड से टकराएगा। लेकिन जब इसके अंदर आकर्षण बल स्थापित है तो उस स्थिति में जो गैस का अणु बी है वो पीछे की तरफ से क्या करता है, आकर्षण बल महसूस करता है। तो जिस स्पीड से वह टकराना चाहिए उससे थोड़ा कम स्पीड से यहाँ पर गैस की दीवार पर टकराता है और दाब में क्या होती है, कमी उत्पन्न होती है। तो जो कुल दाब है P, वो क्या है, आदर्श दाब से थोड़ा कम होगा, PI माइनस P डैश। तो P डैश यहाँ क्या है, दाब में उत्पन्न कमी। तो जो आदर्श प्रेशर है, जो एक्चुअल जो प्रेशर जनरेट कर रहे हैं जो गैस के अणु इस पात्र में, तो PI बराबर जो P प्लस P डैश, जो कमी है उसको हमने इसमें जोड़ दिया तो वो आइडियल प्रेशर आ जाता है। अब देखिए कि जो आकर्षण बलों के कारण दाब में जो उत्पन्न कमी है P डैश, वो निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, 2 कारकों पर डिपेंड करती है। एक तो प्रति इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या। भाई गैस के अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। अगर ये कम है तो कम जनरेट होगा। तो उस स्थिति में ये गैस के घनत्व पर डिपेंड करती है। और एक प्रति इकाई समय में पात्र की दीवार पर टकराने वाले अणुओं की संख्या, और ये भी किस पर डिपेंड करती है, घनत्व पर डिपेंड करती है। तो जो P डैश है वह किस पर डिपेंड कर रही है, गैस के घनत्व P रो स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। तो रो का क्या यहाँ पर क्या है, गैस का घनत्व है। तो 1 मोल गैस के लिए रो समानुपाती किसका, व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, 1/V। डेंसिटी बराबर क्या होगा, M/V होता है वैसे। तो यहाँ पर गैस का घनत्व रो क्या हो गया, 1/V, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो रो इक्वल टू A/V। ए यहाँ पर क्या हो गया, वान डर वाल्स स्थिरांक।
और रो स्क्वायर बराबर ए अपॉन वी स्क्वायर। तो ये जो पी डैश है बराबर किसके, ए अपॉन वी स्क्वायर, ये किसके लिए, 1 मोल गैस के लिए हो गया। तो n मोल गैस के लिए क्या हो गया, पी डैश इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आ गया। तो जो आइडियल प्रेशर था पी आई, जो हम यहाँ पर देख रहे थे, किसको जोड़ रहे थे हम, पी डैश, दाब में उत्पन्न कमी। तो दाब में जो उत्पन्न कमी है वो किसके बराबर है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो पी आई बराबर पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो जो संशोधित आदर्श गैस समीकरण है, तो पी आई वी आई बराबर एन आर टी, तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो ये हमारे पास वान डेर वाल्स गैस समीकरण जो वास्तविक गैसों पर लागू होती है वो निकल कर आती है। तो इसमें 2 पॉइंट है, एक तो दाब संशोधन और एक आयतन संशोधन। तो ये हमें अच्छे से क्लियर में समझ में आ जाएंगे, तो आराम से हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ए और बी है ये क्या है, वान डेर वाल्स स्थिरांक है। तो ए की यूनिट क्या है, यहाँ पर ए की यूनिट है एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स पावर क्या है -2, और बी की इकाई क्या है, बी इक्वल टू लीटर मोल इनवर्स। तो ये दोनों के हमारे पास ये इसकी यूनिट्स आ गई। तो इस प्रकार से हम जो वान डेर वाल्स ने जो 1873 में जो गैस इक्वेशन दी थी, जिसे वान डेर वाल्स गैस समीकरण कहते हैं, जिसका डेरिवेशन हमने किया है। तो आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।